स्टार्ट। चल देखिए, देखो आपको कहाँ तक हो गया था। पिछले टर्न पे हम लोग एक ऑपरेटर के बारे में पढ़ रहे थे, उसका नाम था बेटा क्या, हर्मिशियन ऑपरेटर। क्या नाम था बाबू, हर्मिशियन ऑपरेटर। क्या नाम था बेटा, हर्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है, हर्मिशियन ऑपरेटर, ठीक है ना। चलिए अब देखिए हर्मिशियन ऑपरेटर होता क्या है, ठीक है ना। तो जो लोग नहीं लिखे थे वो लोग लिख लें, जो लिख लिया था हर्मिशियन डिफिनेशन वो छोड़ देंगे। लिखिए हर्मिशियन ऑपरेटर हेडिंग डाल करके लिखिए, हर्मिशियन ऑपरेटर हेडिंग डाल करके लिखिए। तुमने लिखे थे क्या हर्मिशियन ऑपरेटर? मौका नहीं मिला होगा छुट्टी में देखने का, क्या पढ़ाया गया था? किसमें नहीं था हर्मिशियन ऑपरेटर? हाँ शायद कुछ इशू हुआ था उस दिन, शायद कुछ हुआ था, कुछ रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी क्या उस दिन? क्यों? चलिए तब क्या, देखिए हर्मिशियन ऑपरेटर लिखिए, लिखिए एन ऑपरेटर, हर्मिशियन ऑपरेटर लिखिए एन ऑपरेटर। एन ऑपरेटर जो लिख लिए थे वो लोग नहीं लिखेंगे। एन ऑपरेटर इज सेड टू बी, एन ऑपरेटर इज सेड टू बी, एन ऑपरेटर इज सेड टू बी हर्मिशियन ऑपरेटर। An operator is said to be Hermitian operator, Hermitian operator if its वर्ड क्या यूज करेंगे आप, if its expectation value, if its expectation value, if its expectation value, if its expectation value associated with normalized wave function, associated with normalized wave function, normalized wave function, associated with normalized wave function, psi is real, psi is real, psi is real। ठीक है ना। जरा पूरी डिफिनीशन को पहले ध्यान से पढ़िए, तो जरा पूरी डिफिनीशन को ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा आपने, एन हर्मिशियन ऑपरेटर, एन ऑपरेटर इज सेड टू बी हर्मिशियन ऑपरेटर इफ इट्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू एसोसिएटेड विथ नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन psi इज रियल। अब देखिए इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, कौन कौन सा? पहला वर्ड क्या है बेटा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। पहला वर्ड क्या है बेटा बताओ, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। और दूसरा वर्ड क्या है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। क्या है बेटा, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है ना। तो ध्यान से मेरी बात समझिए, पहले ध्यान से मेरी बात समझिए। देखिए ये सब चीजें अभी आगे डिटेल में जब ऑपरेटर चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो जब श्रोडिंगर एप्लीकेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और उसका एप्लीकेशन बताएंगे, तो सब चीज़ आपको डिटेल में हम समझाएंगे। अभी क्योंकि वर्ड आ गया है तो वन बाय वन आपको समझा देते हैं मतलब क्या होता है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मतलब होता है बेटा एवरेज वैल्यू। क्या होता है बेटा, एवरेज वैल्यू। देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। क्या, क्लासिकल मैकेनिक्स में आप जब कोई कैलकुलेशन करते हैं किसी क्वांटिटी की, तो जो भी कैलकुलेशन आप करते हैं, जो भी रिजल्ट आप निकालते हैं, वो कैसा होता है, वो एग्जैक्ट रिजल्ट होता है। क्या होता है बेटा, एग्जैक्ट रिजल्ट होता है। पर जब हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स में हर पॉसिबिलिटी को क्या करते हैं बेटा, हम कंसिडर करते हैं। और जाहिर सी बात है, जब हर पॉसिबिलिटी को आप कंसिडर कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज वैल्यू। क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज वैल्यू। क्वांटम मैकेनिक्स का एक पोस्टुलेट होता है कि इसमें क्वांटिटीज का हम क्या, कौन सी वैल्यू निकालते हैं, एवरेज वैल्यू। और उसी एवरेज वैल्यू को हम क्या कहते हैं बेटा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। बात समझ रहा है ना। क्वांटम मैकेनिक्स में हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं और उसी एवरेज वैल्यू को बेटा हम क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। बात समझ में आ रहा है। चलिए अब थोड़ा सा एवरेज वैल्यू पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मान लीजिए किसी क्वांटिटी का आपको एवरेज निकालना है, तो उसको ब्रा एंड केट नोटेशन में हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक्स। इसको ब्रा एंड केट नोटेशन कहते हैं। तो x को हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब कहीं भी अगर आप ऐसे लिखा कोई चीज देख रहे हैं तो इसका मतलब है इसका क्या निकाला गया, एवरेज निकाला गया, ठीक है ना। अब एवरेज कितने तरह का होता है, एवरेज कैसे निकालते हैं आप, कैसे निकालते हैं हम आपको बता रहे हैं। बचपन में आपने पढ़ा होगा, बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या,
x इज इक्वल टू किसके इक्वल, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, यही तो पढ़े होंगे आप, समेशन एफ आई एक्स आई समेशन एफ आई, पढ़ा था नहीं पढ़ा था आपने, ठीक, ये आपने पढ़ा था, ठीक। और बीएससी फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने एक रिजल्ट कैलकुलेट किया होगा, अगर आपको याद हो तो, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन जब कोई पार्टिकल करता है तो एक पूछा जाता है आपसे कि उसका जो टाइम एवरेज होता है पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का आपस में क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। अगर आपको ये रिजल्ट याद हो तो क्या रिजल्ट था कि आपको ये दिखाना होता है कि जब कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन करता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी और टाइम एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो टाइम एवरेज होता है वो क्या होता है बेटा, सेम होता है, ठीक है ना, सेम होता है, ठीक है ना। और कितना आता है 1/4, अगर आपको रिजल्ट याद हो तो इतना आता है वो 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और कितना आता है u, इसकी भी वैल्यू कितनी आती है 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। ये निकाला कैसे जाता है, कौन सा एवरेज है बेटा, ये टाइम एवरेज है। तो जब टाइम एवरेज आप निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, हम बता रहे हैं आपको, आप लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी के, मतलब क्या एवरेज हो गया के का, और कैसे निकालते हैं आप 0 से t के dt अपॉन किसके बताइए, 0 से t dt। ऐसे करके एवरेज बेटा हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। दोनों में कोई अंतर, दोनों में कोई सिमिलरिटी दिखाई दे रही है आपको, दिखाई देनी चाहिए, बिल्कुल सिमिलरिटी है। यहाँ पे समेशन है, यहाँ पे क्या है, सिग्मा है, ठीक है ना। जिसका एवरेज निकालना है वो यहाँ पर आ गया, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ गई, तो यहाँ टाइम है, यहाँ क्या है फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ बेटा क्या है, टाइम है। सिमिलरिटी दिखाई दे रही होगी आपको, ठीक। अंतर क्या होता है, अंतर ये होता है, ये हम स्टैटिक्स में पढ़ते हैं, और स्टैटिक्स में जो हमारा डेटा होता है ना बेटा, वो कैसा होता है, वो डिस्क्रीट होता है। कैसा डेटा होता है, डिस्क्रीट, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस टाइप का डेटा होता है। पर जब फिजिक्स में आप डेटा को पढ़ते हैं तो डेटा कैसा होता है बेटा, कॉन्टिन्यूअस होता है। डेटा कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस, बात समझ आ रहा है ना। डेटा जैसे मान लीजिए कि आप काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, हाफ mv स्क्वायर करेंगे तो जो v स्क्वायर आएगा, v बराबर किसके होता है आपका, अरे भाई सोल्यूशन जब आप लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू कितना लिखते हैं आप, a साइन ओमेगा t लिखते हैं ना भैया। और अगर हम आपसे कहें कि वेलोसिटी निकालो y डॉट मतलब v, तो क्या हो जाएगा आपका a ओमेगा कॉस ओमेगा t। तो साइन ओमेगा t जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस कर्व है कि नहीं है, कॉन्टिन्यूअस कर्व है कि नहीं है। कॉस ओमेगा t क्या आपका कॉन्टिन्यूअस कर्व है ना। तो यहाँ पर जो डेटा है बेटा वो कैसा है, कॉन्टिन्यूअस डेटा है। कैसा डेटा है, कॉन्टिन्यूअस डेटा है। और जब डेटा हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है तो हम क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन। और जब डेटा डिस्क्रीट होता है तो हम क्या यूज करते हैं, समेशन, है ना। इसी समेशन की टांग पकड़ के इसे खींच के फैला दीजिए, क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन, है ना। तो जोड़ने के लिए जब डेटा कॉन्टिन्यूअस होता है तो हम क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन। और जब डेटा डिस्क्रीट होता है तो हम क्या यूज करते हैं, बताइए, समेशन। बात समझ आ रहा है, आसान है। चलिए, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर अब हाँ एक चीज, हाँ चलिए हो गया, इतनी बात समझ में आ गई ना भैया। ये सब हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं, तब हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं आपको, चलिए ठीक है। चलिए तो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन अभी मिटा देते हैं, फिर अभी आपको समझा देंगे, इसी के साथ समझा देंगे। चलिए अब मेरी बात ध्यान से समझिए पहले, देखिए। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्वांटम मैकेनिक्स में हम निकालते कैसे हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्वांटम मैकेनिक्स में निकालते कैसे हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू का बेटा एक फॉर्मूला होता है क्या, कि मान लीजिए अगर हमको x का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है, किसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है बेटा, x का, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और, हाँ इंटीग्रेट करेंगे और दो वेरिएबल, दो चीजें लेंगे। एक चीज होती है हमारी साई स्टार, और एक चीज बेटा हमारी क्या होती है, साई। अब साई और साई स्टार क्या होता है, साई को बेटा हम क्या कहते हैं, साई को हम कहते हैं वेव फंक्शन। क्या कहते हैं बाबू, वेव फंक्शन। और वेव फंक्शन क्या होता है जानते हैं आप, हमने एक दिन समझाया होगा आप लोगों को, वेव फंक्शन क्या होता है, एक दिन समझाया था। वेव फंक्शन क्या होता है, आधार कार्ड। आधार कार्ड का मतलब क्या, कि वेव फंक्शन से पार्टिकल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप क्या कर सकते हैं बेटा, निकाल सकते हैं,
है ना, पार्टिकल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो जो साई स्टार होता है वो क्या होता है, ये इस वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आप जानते होंगे भाई, z इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई, ठीक है ना। तो इस वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है बेटा, साई स्टार होता है, ठीक है ना। साई स्टार साई के बीच में जिसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना होता है उसको हम क्या कर देते हैं बेटा, रख देते हैं, है ना, और dx लगा देते हैं यहाँ पे, अगर x को आप निकालना है तो वन डायमेंशन में, ठीक है ना। और लिमिट की जो भी सुटेबल वैल्यू होती है वो हम क्या कर देते हैं, इसमें रख देते हैं। वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, x की क्या लिमिट है, ठीक है ना। अभी जब आगे पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। 6 तरह के कोऑर्डिनेट्स हमारे यूज होते हैं, x y z r थीटा फाई, और इन सब के लिए ये जो लिमिट होती है बेटा ना वो चेंज होती है। x y z के लिए जो हमारी लिमिट होती है, सब अभी आगे आगे बताएंगे आपको। माइनस इनफाइनाइट टू कहाँ तक होती है बेटा, इनफाइनाइट, ठीक है ना। r के लिए लिमिट हमारी क्या होती है, 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है ना। थीटा के लिए लिमिट क्या होती है, थीटा के लिए हमारी लिमिट होती है 0 टू, नहीं, थीटा के लिए होती है 0 टू पाई, ठीक है ना। और पाई के लिए होती है 0 टू 2 पाई, ये लिमिट होती है। अब ये आती क्यों है, क्योंकि देखिए किसी फिजिकल प्रॉब्लम को, एक चीज आप और यहाँ पे समझ लीजिए, टोटल 9 या 11 तरह के हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। और रिलेटिविटी में आपने एक पोस्टुलेट पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कि ऑल द फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस आर आइडेंटिकल। मतलब क्या, कि किसी फिजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या कर सकते हैं बेटा, चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज कर लिया है, अब उसके लिए आपको कुछ कैलकुलेशन करनी है, उसमें इंटीग्रेशन यूज़ करना है आपको। तो इंटीग्रेशन आप कैसे यूज़ कर पाएंगे, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम का आपको लिमिट पता होना चाहिए ना। तो x y z मतलब अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे आप, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। अगर r थीटा फाई है मतलब स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो लिमिट क्या रखेंगे आप, 0 टू इनफाइनाइट, 0 टू पाई, 0 टू 2 पाई, ठीक है ना। ये जब कैलकुलेशन आगे आएगी तो आपको समझ में आ जाएगा, अभी आप टेंशन मत लीजिए। अभी बस आप क्या जानना है आपको, कि जिस क्वांटिटी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना होता है हमको, उसको हम इस तरीके से क्या करते हैं बेटा, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और इस कंडीशन में ये जो हमारा वेव फंक्शन होता है इसको हम कहते हैं बेटा क्या, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। क्या कहते हैं बेटा, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। क्या कहते हैं बाबू, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, तो एक चीज आप समझिए, मान लीजिए कोई पार्टिकल है, उसकी आपको स्टडी करनी है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग हैं, आप लोग की अगर हमको स्टडी करनी है, इस कमरे में बैठा के आप लोगों के ऊपर हमको टेस्ट करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पार्टिकल के लिए हम एक रीजन बनाएंगे। पार्टिकल के लिए हम क्या करेंगे, हम एक रीजन बनाएंगे, एक हम ऐसे करके क्या करेंगे, डब्बा बनाएंगे। एक क्यूब बना दिया हमने, ठीक है ना। इस क्यूब का वॉल्यूम कितना है बेटा, इस क्यूब का वॉल्यूम है डी टाउ, ठीक है ना। और इस पार्टिकल को हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, पार्टिकल को इसमें हम क्या कर देंगे बेटा, ऐसे रख देंगे। अब मान लीजिए हमको पार्टिकल की स्टडी करनी है, क्या करना है, पार्टिकल की स्टडी करनी है। तो अगर पार्टिकल हमारे रीजन में होगा तभी उसकी स्टडी हम कर पाएंगे ना। मान लीजिए अगर आपके ऊपर हमको स्टडी करनी है, आपका कोई टेस्ट लेना है हमको, तो अगर आप कोचिंग में आएंगे, इस कमरे में बैठेंगे, तब तो आपका टेस्ट होगा ना। बात समझिएगा, आपके ऊपर अगर हमको एनालिसिस करनी है, आपके ऊपर हमको रिसर्च करना है, आपको अगर हमको पढ़ाना है, तो जाहिर सी बात है आपको इस कमरे में क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा। आप इस कमरे से बाहर रह के नहीं पढ़ सकते, पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना। तो आप करते क्या है किसी पार्टिकल की स्टडी के लिए, सबसे पहले आप एक रीजन क्या करते हैं बेटा, कन्फाइन कर देते हैं। उस रीजन का कुछ क्या होता है बेटा, वॉल्यूम होता है। उस वॉल्यूम को क्या नाम देते हैं हम, डी टाउ देते हैं, ठीक। अब समझिए, अब आपको ये श्योर होना पड़ेगा कि वो जो पार्टिकल जिसकी स्टडी आपको करनी है वो उस रीजन में क्या करेगा, पाया जाएगा। इसका मतलब क्या, आपको श्योर होना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर रीजन में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, 1 है।
मतलब आपके कोचिंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है। 1 है मतलब क्या कि इस कमरे में आपके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है। मतलब इस कमरे में आप उपस्थित हैं तभी आपकी एनालिसिस आपको हम पढ़ा सकते हैं, हमारा आपका क्या हो सकता है, इंटरेक्शन हो सकता है। अगर आप कोचिंग में नहीं आए हैं तो क्या आपका हमारा इंटरेक्शन पॉसिबल है? लाइव इंटरेक्शन तो पॉसिबल नहीं है, ऑनलाइन पॉसिबल है, ऑनलाइन भी नहीं कहेंगे उसको, ऑनलाइन नहीं कहेंगे उसको, पर पॉसिबल है वो, ठीक है ना। पर मोर और लेस आपका ऑफलाइन प्रेजेंस में इंटरेक्शन बेटा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई रीजन पार्टिकल के लिए बाउंड करते हैं स्टडी के लिए, तो हमको श्योर होना पड़ेगा कि पार्टिकल उस रीजन में पाया जाएगा। और हम कैसे श्योर होंगे? हम ऐसे श्योर होंगे, हम ये कहेंगे कि अगर पार्टिकल का वेव फंक्शन कैसा है बेटा, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, तब पार्टिकल के इस रीजन में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1। क्या है बेटा, 1। इसीलिए क्वांटम मैकेनिक्स में हम जो वेव फंक्शन लेंगे वो वेव फंक्शन कैसा होगा बेटा, नॉर्मलाइज्ड होगा। बात समझ आ रहा ना? जो आपका वेव फंक्शन होता है उसका इंटरप्रिटेशन कैसा होता है, प्रोबेबिलिस्टिक। क्या खासियत होती है उसकी? प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन होता है। उसकी खासियत क्या होती है? उसकी खासियत ये होती है कि वो किसी रीजन में पार्टिकल के पाए जाने की क्या देता है बेटा, प्रोबेबिलिटी देता है, ठीक है ना। और उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, प्रोबेबिलिटी की? प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आपके इक्वल होती है साई स्टार साई डी टाउ, ये उसकी वैल्यू होती है, ठीक है ना। और अगर ये प्रोबेबिलिटी 1 है, अगर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या बेटा, 1 है, तो इस तरह के वेव फंक्शन को हम क्या कहेंगे बेटा, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहेंगे। बात समझ आ रहा ना कि पार्टिकल की स्टडी के लिए हम एक वॉल्यूम लेंगे डी टाउ। अब पार्टिकल की स्टडी के लिए पार्टिकल को उस वॉल्यूम में होना चाहिए, कन्फाइंड होना चाहिए। हम कैसे पता करेंगे कन्फाइनमेंट? उसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? उसके वेव फंक्शन से। अगर साई स्टार साई डी टाउ की वैल्यू 1 के इक्वल है तो हम कह देंगे वेव फंक्शन हमारा कैसा है बेटा, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। मतलब क्या, क्वांटम मैकेनिक्स में हम जो भी वेव फंक्शन लेंगे वो कैसा वेव फंक्शन होगा बेटा, नॉर्मलाइज्ड। अगर नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो उसको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करके नॉर्मलाइज बनाना पड़ेगा, पर लेंगे कैसा वेव फंक्शन, नॉर्मलाइज्ड। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है? ठीक, ये पूरा फॉर्मूला ये होता है, ये नीचे इसके होता है साई स्टार साई डी एक्स या डी टाउ कर लीजिए, डी एक्स या डी टाउ कर लीजिए। तो अगर वेव फंक्शन हमारा नॉर्मलाइज्ड है तो साई स्टार साई डी एक्स या डी टाउ की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के। इसलिए डिनोमिनेटर हमने क्या कर दिया बेटा, हटा दिया। बात समझ में आ रहा है ना? अगर वेव फंक्शन आपका नॉर्मलाइज्ड है तो p की वैल्यू किसके इक्वल होगी बेटा, 1। यही मतलब होता है नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन का। मतलब यही होता है कि पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 100% है, 1 है या 100% है। जो भी रीजन हमने कन्फाइंड किया है पार्टिकल की स्टडी के लिए, पार्टिकल के एनालिसिस के लिए, उसमें पार्टिकल पाया ही जाएगा। अगर नहीं पाया जाएगा तो हम स्टडी कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। या प्रोबेबिलिटी कम होगी तब भी आप स्टडी कर पाएंगे क्या, नहीं। आप श्योर ही नहीं पार्टिकल उसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो आप कैसे स्टडी कर पाएंगे। बात समझ में आ रहा ना? क्वांटम मैकेनिक्स का देखिए अप्रोच हमेशा किस पे डिपेंड करता है, प्रोबेबिलिटी पे। क्वांटम मैकेनिक्स के कई सारे पोस्टुलेट होते हैं, उसमें से एक पोस्टुलेट ये कहता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो डायनेमिकल वेरिएबल्स होते हैं उनकी कौन सी वैल्यू लेते हैं, हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेते हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स में जो भी क्वांटिटीज होती हैं वो सब प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन पे क्या करती हैं बेटा, काम करती हैं। मतलब आप श्योर नहीं हो सकते हैं, आप श्योर बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स को हमने पिछले टर्म पे कहा भी था ये चीज़ कि क्वांटम मैकेनिक्स को समझना मुश्किल होता है शुरू में। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि हमारा आपका दिमाग किस रीजन में ज़्यादा सोचता है बेटा, क्लासिकल मैकेनिक्स में। पर जैसे जैसे पेपर आगे बढ़ता जाएगा, खत्म होते जाएगा, आपको हम एहसास दिला देंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, ज़्यादा लॉजिकल है। ये हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि अभी आप क्लासिकल मैकेनिक्स में सोच रहे हैं, धीरे 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 जैसे पेपर खत्म होता जाएगा आपको हम रियलाइज़ करा देंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, ज़्यादा लॉजिकल है, ठीक है ना। और आपको रियलाइज़ हो भी रहा होगा, धीरे धीरे होते जाएगा आपको। जैसे ऑर्बिटल होता है, तो अगर आप सोचे ऑर्बिटल क्या है तो आप क्या बताएंगे, ऑर्बिटल क्या डिफिनीशन देंगे आप? ऑर्बिटल होता है ना इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, तो ऑर्बिटल क्या डिफिनीशन देंगे आप? एटम में ऑर्बिटल पाए जाते हैं, उनकी क्या डिफिनीशन देंगे आप? आप कहेंगे कि सर ऑर्बिटल वो पोजीशन होती है या वो स्पेस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम। आप ये कभी नहीं कहते कि इलेक्ट्रॉन उसमें पाया ही जाएगा, आप नहीं कह सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है बेटा, क्वांटम पार्टिकल है। और क्वांटम पार्टिकल अगर है तो उसके लिए आप श्योर नहीं हो सकते।
हम आप क्लासिकल पार्टिकल हैं, हम आपका पोजीशन फिक्स है, जगह फिक्स है, स्पेस फिक्स है, भैया हम घर से आएंगे, कोचिंग पढ़ाएंगे, कोचिंग से कॉलेज जाएंगे, बीच में कहीं खाने पीने चले गए तो बात दूसरी। हमारा आपका स्पेस, हमारी आपकी जगह क्या है बेटा, फिक्स है। पर जो क्वांटम पार्टिकल होते हैं उनकी जगह, उनकी स्पेस क्या होती है, फिक्स नहीं होती है। एक और एग्जांपल देते हैं आपको क्वांटम पार्टिकल का। अगर हम आपसे पूछें न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है तो आप क्या बताएंगे, स्फेरिकल होता है। आप कहेंगे सर ये होता है, ये होता है, पर एक्चुअल में न्यूक्लियस ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में न्यूक्लियस कैसा होता है, एक्चुअल में न्यूक्लियस ऐसा होता है। क्या समझ में आ रहा है आपको देख करके, दोनों में क्या अंतर है, डेंस है, और क्या अंतर है, डेंस तो यहाँ भी बना दीजिए ना, कलर कर दीजिए, ये भी डेंस हो गया। इसकी बाउंड्री देखिए फिक्स नहीं है, इसका जो बाउंड्री है वो कोई शार्प बाउंड्री नहीं है। मतलब क्या कि न्यूक्लियस के अंदर अगर आप टहल रहे हैं तो न्यूक्लियर फोर्स आपको फील होगा, पर कहां पर वो टहलते टहलते एक टाइम पर आप बाहर निकल आएंगे, तो एग्जैक्टली कहां पर न्यूक्लियर फोर्स आपका कट हो गया आपसे, या कहां पे न्यूक्लियर फोर्स का इफेक्ट खत्म हो रहा है, आप नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इसकी बाउंड्री क्या होती है बेटा, डिफाइंड नहीं होती है। इसकी बाउंड्री क्या होती है, शार्प नहीं होती। जैसे कमरा है, इस कमरे की बाउंड्री देखिए शार्प है, इस कमरे की बाउंड्री क्या है, शार्प। अगर उस कमरे के बाहर हम हैं तो कमरे के बाहर है, कमरे के अंदर अगर हम तो कमरे के अंदर है, क्योंकि बाउंड्री डिफाइंड है, उसकी कमरे की बाउंड्री डिफाइंड है ना। पर न्यूक्लियस की जो बाउंड्री होती है वो क्या होती है, डिफाइंड नहीं होती है। आप जब इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे तो आपको देखिए स्फेरिकल स्ट्रक्चर मिलेगा, और उसी अप्रोक्सीमेशन पे आप रिजल्ट निकाल देते हैं सारा का सारा स्फेयर मान करके। पर एक्चुअल में जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा ऑब्जेक्ट होता है बेटा, क्वांटम ऑब्जेक्ट होता है, तो उसकी बाउंड्री डिफाइंड नहीं होती। उसकी बाउंड्री कैसी होती है, अनडिफाइंड होती है ना, या शार्प बाउंड्री उसकी नहीं होती। जैसे क्लासिकल ऑब्जेक्ट, जैसे बॉल है, बॉल क्लासिकल ऑब्जेक्ट है, उसकी बाउंड्री देखिए डिफाइंड है ना। स्फेरिकल बॉल अगर आप ले तो उसकी बाउंड्री क्या बेटा, डिफाइंड है। पर जो क्वांटम ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी बाउंड्री बेटा क्या होती है, डिफाइंड नहीं होती। बात समझ में आ रहा है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स में कई सारे डिफरेंस है, ठीक है ना। तो क्या सीखे आज आप, आज आपने दो चीजें सीखी। पहली चीज कि कहीं भी अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू वर्ड लिखा मिले, इसका मतलब किसकी बात हो रही है बेटा, एवरेज की। और नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन का मतलब क्या होता है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन का मतलब होता है कि जिस पार्टिकल से वो वेव फंक्शन एसोसिएटेड है, उस पार्टिकल के गिवन रीजन में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 100% है या 1 है। और क्वांटम मैकेनिक्स में हम जो वेव फंक्शन लेंगे वो वेव फंक्शन कैसा होगा बेटा, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होगा। नॉर्मलाइज्ड होगा तभी कैलकुलेट कर पाएंगे हम, नॉर्मलाइज नहीं होगा तो कैलकुलेट हम नहीं कर पाएंगे। अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है तो उसको नॉर्मलाइज क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। अब कैसे बनाना होता है, क्या करना होता है, ये आपको कुछ दिन में आप सीख जाएंगे। अभी मेरी बात बता सुनते रहिए, जो मैं आपको सिखा रहा है, एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगा। क्या सीखा आज आपने, एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मतलब क्या है, एवरेज वैल्यू, ठीक। और नॉर्मलाइज वेव फंक्शन का मतलब क्या है, पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, 1, ठीक है ना। और एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपको निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होगा आपका, इंटीग्रेशन साई स्टार x साई dx, इंटीग्रेशन साई स्टार साई dx, ठीक है ना। और अगर वेव फंक्शन हमारा नॉर्मलाइज्ड है तो अभी हमने आपको सिखाया था कि नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के लिए साई स्टार साई dx या डी टाउ किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 1 के। तो अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है तो जाहिर सी बात है इसका डिनोमिनेटर किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 1 के। तो इसको हम क्या कर देंगे, चुपचाप धीरे से यहाँ से हटा देंगे, ठीक है ना। अगर किसी क्वांटिटी का आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे आप, साई स्टार साई के बीच में उसको रख देंगे, ठीक है ना, पर्टिकुलर लिमिट लगा देंगे और कैलकुलेशन हम क्या कर लेंगे बेटा, कर ले जाएंगे आराम से। वो डिपेंड करेगा कि x का क्या नेचर है, p का क्या नेचर है, अभी कैलकुलेशन तो करके आपको दिखाएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। बात में समझ में आई कि नहीं आई, क्या समझ में आया आपको, एक्सपेक्टेशन वैल्यू का एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मतलब क्या होता है बेटा, एवरेज वैल्यू। और नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 100% है। और अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो उसको हम नॉर्मलाइज क्या कर लेंगे, बना लेंगे। आज ये 3 बातें आपने सीखी, ठीक। चलिए अब हर्मिशन ऑपरेटर डिफिनीशन जरा पढ़िए, क्या कह रहा है हर्मिशन ऑपरेटर, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है पढ़िए। उसने लिखा है हर्मिशन ऑपरेटर डिफिनीशन कि एक ऑपरेटर को हम क्या कहेंगे बेटा, हर्मिशन ऑपरेटर कहेंगे
कब? जब उस ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी बेटा? रियल होगी। मतलब क्या? मान लीजिए कोई ऑपरेटर है हमारा, वो ऑपरेटर क्या है बेटा बताओ? P है। क्या है ऑपरेटर बेटा? P है। ठीक है ना? तो P को अगर हमने ब्रा और केट नोटेशन में रखा है तो मतलब इसका हम क्या निकालना है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है। और एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे बताइए? इंटीग्रेशन लगाएंगे, दो चीजें लिखेंगे। एक चीज क्या होगी बेटा हमारी? साई स्टार, और एक चीज क्या होगी बताइए हमारी? साई हमारा क्या है बेटा? नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, और साई स्टार क्या है? उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। और इन दोनों के बीच में किसको रखते हैं बेटा? हम P को रख देते हैं। जिसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी होती है उसको हम क्या करते हैं? साई स्टार और साई के क्या कर देते हैं? बीच में रख देते हैं। और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे हम? जाहिर सी बात है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, है ना? अब P के बेसिस पे या साई की बेसिस पे हम लिमिट क्या कर लेंगे? डिसाइड कर लेंगे। तो अभी लिमिट हमको डिसाइड करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ना P के बारे में इंफॉर्मेशन है हमको, ना साई के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो हम जनरल नोटेशन में क्या कर देंगे बेटा? इसको लिख देंगे। और जो डिनोमिनेटर में टर्म आता, डिनोमिनेटर में टर्म क्या आता बताइए हमारा? साई स्टार साई डी टाउ। तो हमने वेव फंक्शन कैसा लिया है बेटा? नॉर्मलाइज लिया है। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 1 के। इसलिए हमने डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है ना? और आपने क्या कहा है कि ये जो ऑपरेटर है ये हर्मिशियन तब कहलाएगा जब इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या हो जाए बेटा? रियल हो जाए। क्या हो जाए? रियल। मतलब यही एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है आपकी? रियल हो जाए। रियल का मतलब जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या हो जाए? पूरा का पूरा खत्म हो जाए। ठीक है ना? अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो P को हम क्या कहते हैं बेटा? हर्मिशियन ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, छाप दीजिए इसको, दैट इज करके, दैट इज बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या क्या आज आपने सीखा? इंपॉर्टेंट चीज सीखी कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या होता है। ठीक है ना? अभी आज आप इनके बारे में जाने हैं, जब एक दो कैलकुलेशन आप कर लेंगे अपने आप ये सब आसान लगने लगेगा आपको। अभी बस आप शब्दों का मतलब समझते हुए चलिए, शब्दों का मतलब बता समझते हुए चलिए, अभी धीरे धीरे आपको सब समझ में आने लगेगा। चलिए देखिए, दिस implies that P is हर्मिशियन ऑपरेटर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो बेटा P क्या होता है बताओ? हमारा हर्मिशियन ऑपरेटर होता है। P क्या होता है बेटा? हमारा हर्मिशियन ऑपरेटर होता है। P क्या होता है बेटा? हमारा हर्मिशियन ऑपरेटर होता है। ठीक है ना? चलिए अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। फॉर एनी ऑपरेटर P, फॉर एनी ऑपरेटर P कैपिटल P, फॉर एनी ऑपरेटर कैपिटल P, फॉर एनी ऑपरेटर कैपिटल P associated with two wave functions, associated with two wave functions, associated with two wave functions u and v, associated with two wave functions u and v, associated with two wave functions u and v, such that देखिए कंडीशन क्या होती है? सच दैट कंडीशन क्या होती है? ध्यान से नोट करिएगा। u स्टार p v dx या d टाउ किसके इक्वल होता है बेटा? ये होता है हमारा p स्टार u स्टार v dx की। ठीक है? अगर दो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है u और v, ठीक है, और P कैसा ऑपरेटर है बेटा? हर्मिशियन ऑपरेटर है, तो वो इस कंडीशन को क्या करेगा बेटा? फॉलो करेगा। इसको आप ऐसे स्टार बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, और इसी की बेसिस पर हम अभी ढेर सारा रिजल्ट या 3 रिजल्ट बेसिकली क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। ठीक है ना? चलिए क्या लिख दिया आपने? दिस इंप्लाइज दैट P इज हर्मिशियन ऑपरेटर। P इज हर्मिशियन ऑपरेटर। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है, क्या?
u स्टार p v dx इज इक्वल टू p स्टार u v dx के, तो जो p होता है वो कैसा ऑपरेटर होता है बेटा? हर्मिशियन ऑपरेटर होता है। हाँ, p स्टार u स्टार, हाँ u स्टार p है इधर, v इधर क्या है? p स्टार u स्टार, पलट दिया हमने, देखिए u स्टार p था इधर, इधर पलट के क्या हो गया? p स्टार u स्टार, और v dx अपनी जगह पे क्या है? सेम है। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक है, क्या क्या सीखा आपने? देखिए शब्द भारी भरकम यूज हुए हैं पर मतलब आप समझ गए हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में जो भी शब्द होता है वो कुछ भारी भरकम हो जाता है कभी कभी, पर मतलब उसका एकदम इजी समझना चाहिए। आप रिलेटिविटी फर्स्ट ईयर में पढ़ करके आए हैं, रिलेटिविटी में भी शब्द बहुत बड़े बड़े यूज होते थे, जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस वर्ड यूज हो गया, इनवेरिएंट वर्ड यूज हो गया, कॉन्ट्रैक्शन वर्ड यूज हो गया, डायलेशन वर्ड यूज हो गया, पर मतलब आप समझते थे क्या कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है बेटा? कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना। इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है। डायलेशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज करना या इंक्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? डिक्रीज करना या डिक्रीमेंट, है ना। तो शब्दों के फेर में नहीं पढ़ना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या क्या सीखा आपने? दो शब्द आपने आज अपनी वोकैबुलरी में क्या कर लिया? ऐड कर लिया। पहला शब्द क्या था? नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन या एक्सपेक्टेशन वैल्यू। दूसरा शब्द क्या था? नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मतलब क्या होता है बेटा? एवरेज। और नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन मतलब क्या होता है? पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 100% होगी या 1 होगी, ठीक है ना। और एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा? P के बीच में साई स्टार साई के बीच में P को क्या कर देते हैं? हम रख देते हैं और विद इन सुटेबल लिमिट्स क्या कर देते हैं? इंटीग्रेट कर देते हैं। अब वो डिपेंड करेगा कि वेव फंक्शन किस पे, जैसे वेव फंक्शन जब आप चूज करते हैं, वेव फंक्शन जब आप निकाल जब प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे तो आपको बताएंगे कि किसी प्रॉब्लम को हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में सॉल्व करते हैं, किसी को स्फेरिकल पोलर में सॉल्व करते हैं, तो उसकी बेसिस पे वेव फंक्शन भी आपका आता है। भाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में सॉल्व करेंगे तो वेव फंक्शन कैलकुलेट करने पे कार्टेशियन के फॉर्म XYZ के फॉर्म में आएगा, और अगर स्फेरिकल पोलर में सॉल्व करेंगे तो r थीटा फाई के फॉर्म में आएगा। बात समझ आ रहा है ना। तो वेव फंक्शन जब आप चूज कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज कर लेते हैं, उसकी बेसिस पे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आप क्या करते हैं? डिसाइड कर लेते हैं। XYZ है तो माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट, सिंपल। और r थीटा फाई है तो r के लिए 0 to इनफाइनाइट, थीटा के लिए 0 to पाई, और फाई के लिए 0 to 2 पाई, यही लिमिट होता है आपका। इसको याद कर लेंगे आप, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी वो सब नहीं सोचना आपको, एकदम टेंशन लेना है। अभी बस क्या जान लेना है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, और किसी ऑपरेटर की अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू रियल है तो कैसा ऑपरेटर है बेटा? हर्मिशियन ऑपरेटर है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर। हेडिंग डाल दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर। प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर। ये चैप्टर पहले हम लास्ट में पढ़ाते थे, इस बार पता नहीं क्या मन हुआ कि हम क्या लॉस को पहले पढ़ा देते हैं। लास्ट में क्यों पढ़ा देते हैं? क्योंकि पहले श्रोडिंगर वाले पार्ट में सब डिस्कस करते थे हम। नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या होता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होता है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन पे कैलकुलेशन करके दिखा देते थे। अब पता नहीं मेरे मन में क्या सनक सवार हुई इस बार कि हमने कहा लो पहले इसको पढ़ा देते हैं, पता नहीं क्यों। हम सोचे कि छोटा जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एफर्ट, अब हमको लग रहा है एफर्ट इसमें ज़्यादा करना पड़ रहा है हमको। पता नहीं तुम लोग समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? एफर्ट हमको ज़्यादा करना पड़ रहा है इसमें, मुझे हमको ऐसा लग रहा है। और 2 जगह हम और पढ़ाते हैं, वहाँ पर हमने वो रिस्क नहीं लिया, हम पहले श्रोडिंगर वाला ही पढ़ा रहे हैं ये भी बता देना हम। अब उससे होगा क्या, तुम लोग को फिर श्रोडिंगर वाला तो आता आसानी से स्मूथली समझा देंगे हम। श्रोडिंगर वाला जो है वहाँ पढ़ा रहे हैं, दो जगह हमने श्रोडिंगर यूज़, मतलब श्रोडिंगर वाला चैप्टर यूज़ किया। ऑपरेटर को हमने रोक दिया यहाँ का रिस्पॉन्स देखने के बाद, क्योंकि हमको लगा कि यार ऑपरेटर समझाने में बच्चों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि भाई नए नए वर्ड्स आ रहे हैं। ऐसे क्या होता है, सिस्टमेटिक आप चलते रहते हैं तो चीज़ें सही रहती हैं। अब यहाँ क्या है कि अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू वर्ड आ जा रहा है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन वर्ड आ जा रहा है, तो थोड़ा सा एक दिक्कत हो रही है, एक्स्ट्रा एफर्ट हमको करना पड़ रहा है। तो जो चैप्टर 5 से 6 लेक्चर में खत्म हो जाना चाहिए था वो 6 से 7 तक खिंच गया है अभी करंट सिनेरियो में। पर चलिए ठीक है, क्या करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर। अब आज के बाद से हम ये रिस्क नहीं लेंगे, हमने कान पकड़ लिया। प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर, अब नो रिस्क। प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर, प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर, ठीक है ना। चलिए हर्मिशियन की स्पेलिंग सही लिखे थे पहले हम, हर्मिशियन ऑपरेटर, प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज तो लिखिए। there are following properties of
और भैया डेली का डेली घर पे जाके रिवाइज किया करिए, तभी समझ में आएगा आपको। देयर आर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर, देयर आर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर and are as follows and are as follows and are as follows and are as follows and are as follows। ठीक है ना। नंबर 1 लिखिए, पहला नंबर 1 लिखिए, पहला लिखिए, नंबर 1 लिखिए। every eigenvalue of Hermitian operator, every eigenvalue of Hermitian operator is real। every eigenvalue of Hermitian operator is real। ठीक है ना। नंबर 2 लिखिए, if बीटा एंड गामा are commutating Hermitian operators, if beta and gamma are commutating Hermitian operators, then operator beta dot gamma is also beta dot gamma मतलब क्या, दोनों का प्रोडक्ट, is also Hermitian operator, ठीक है। चलिए नंबर 3 लिखिए, if two eigenfunctions operated by same Hermitian operator gives two different eigenvalues, then they will be orthogonal functions, ठीक है बेटा। जरा तीनों प्रॉपर्टीज को पहले पढ़िए, हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है, जिसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या हो बेटा, रियल हो। बस ये बात आपको याद हो गई है। ठीक, दो ऑपरेटर के लिए क्या कंडीशन होती है वो भी हमने आपको लिखा दिया है। जरा तीनों प्रॉपर्टीज को पढ़िए ध्यान से। पढ़ो बाबू, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से आप पढ़ें। देखें क्या आपको समझ में आ रहा है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, कि मान लीजिए कोई हर्मिशियन ऑपरेटर है P, और जाहिर सी बात है अगर कोई हर्मिशियन ऑपरेटर P है, उसको अगर आप किसी वेव फंक्शन के साथ एसोसिएट करते हैं तो इस हर्मिशियन ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग एक आइगन वैल्यू मिलेगी। उसको क्या मान लिया हमने, लैम्डा मान लिया। पी साइज इक्वल टू लैम्डा साई क्या होता है, क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक इक्वेशन होता है। कहने का मतलब क्या है कि जब किसी वेव फंक्शन के ऊपर आप कोई ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं तो जो वैल्यू आपको मिलती है लैम्डा, इसी लैम्डा को बेटा हम क्या कहते हैं, आइगन वैल्यू। क्या कहते हैं बेटा, आइगन वैल्यू।
और ये जो वेव फंक्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं, आइगन फंक्शन। क्या कहते हैं बाबू, आइगन फंक्शन। और P हमारा क्या होता है, P हमारा ऑपरेटर होता है, ठीक है ना। P हमारा क्या होता है बेटा, ऑपरेटर होता है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब कहना क्या चाहता है ये समझिए पहले, ये क्या रहा है, ये कह रहा है कि भैया अगर P हमारा हर्मिशियन ऑपरेटर है, P हमारा कैसा ऑपरेटर बेटा, हर्मिशियन ऑपरेटर है, तो ये लैम्डा जो होगा वो क्या होगा, हमारा रियल होगा। क्या होगा बेटा, रियल होगा। बात समझ आ रहा है ना, क्या कह रहा है, पी साई इज इक्वल टू लैम्डा साई अगर है, मतलब क्या, किसी वेव फंक्शन से आप कोई ऑपरेटर, अगर किसी वेव फंक्शन के साथ अगर कोई ऑपरेटर एसोसिएट करते हैं तो इस एसोसिएशन के करस्पॉन्डिंग आपको एक आइगन वैल्यू मिलती है। और अगर ये ऑपरेटर आपका हर्मिशियन ऑपरेटर है तो ये जो आइगन वैल्यू आपको मिला है वो बेटा कैसा होगा, रियल होगा। क्या होगा, रियल होगा। और आप ये बताइए रियल दिखाने की क्या कंडीशन होगी, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रियल कब होगा, इमेजिनरी जीरो हो जाए, या और कंडीशन क्या होगी रियल दिखाने की, या उसका कॉन्जुगेट उसके बराबर हो जाए, तब भी तो पॉसिबल है ना भाई। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z इज इक्वल टू जेड स्टार के है तो आप कहेंगे z हमारा कैसा है बेटा, रियल, क्योंकि तभी पॉसिबल है जब इमेजिनरी वाला पार्ट क्या होगा, जीरो होगा। बात समझ आ रहा है ना, कि अगर आपको लैम्डा को रियल दिखाना है तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि लैम्डा इज इक्वल टू किसके इक्वल है, लैम्डा स्टार के। बात समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़िए, लिखिए इसमें, आइए इसको प्रूफ करते हैं, डालिए प्रूफ, डालिए प्रूफ, आइए प्रूफ करते हैं सबको वन बाय वन, एक एक समझाते जाते हैं, एक एक प्रूफ कराते जाते हैं। अब कान पकड़ लिया, अब इसको हम पहले नहीं पढ़ाएंगे। चलिए लिखिए प्रूफ है, डालिए प्रूफ। प्रूफ तुम लोग के बैच के साथ एक्सपेरिमेंट किया हमने, और एक्सपेरिमेंट ठीक ही है पर हम सेटिस्फाइड नहीं है एक्सपेरिमेंट से। चलिए लिखिए प्रूफ, लिखिए प्रूफ, लिखिए लिखिए इसमें, लिखिए लेट पी बी, कैपिटल पी बी, लेट कैपिटल पी बी अ हर्मिशियन ऑपरेटर, लेट कैपिटल पी बी हर्मिशियन ऑपरेटर, कैपिटल पी बी हर्मिशियन ऑपरेटर, एंड यू एंड वी, जैसे पहले लिखा था स्मॉल यू एंड स्मॉल वी, एंड यू एंड वी बी द टू वेव फंक्शंस, and u and v be the two wave functions associated with p, capital P, associated with capital P. Then by the definition of Hermitian operator, then by the definition of Hermitian operator we get, अभी आपने एक कंडीशन लिखी थी क्या, कि अगर u और v आपके वेव फंक्शन है जो किससे एसोसिएटेड है बेटा, p से, तो कंडीशन क्या होती है बेटा, u स्टार p v dx किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, बताओ, इंटीग्रेशन p स्टार u स्टार v dx के। यही होगा ना भैया, u स्टार p v dx किसके इक्वल हो जाएगा, p स्टार u स्टार v dx के। छाप दीजिए, जल्दी छापिए, ये कंडीशन एकदम याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों प्रॉपर्टीज पे प्रूव होनी है। ठीक है, चलिए अब लिखिए टेक u इज इक्वल टू v। हमने क्या ले लिया, u बराबर किसके ले लिया बेटा, v के ले लिया। तो अब u बराबर अगर v के हो गया तो क्या मिला हमको, दिस इंप्लाइज दैट, क्या मिला बताइए हमको, मिला इंटीग्रेशन u स्टार p u dx बराबर किसके बताइए, इंटीग्रेशन p स्टार
यू स्टार यू डी एक्स छाप दीजिए। आसान है, चलिए। अरे बहुत आसान है यार, देखिए बहुत आसान होता है, बस क्योंकि पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो पहली बार में थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। जब एक बार अच्छे से हम आपको समझा देंगे तो याद करने में बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा टेकअप करने में प्रॉब्लम होगी भाई पहली बार, ठीक है ना। जब एक बार समझ लेंगे चीज़ों को कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भाई हम लोग पढ़ के पास ही ना हुए यार, आज पढ़ा रहे हैं, PhD कर रहे हैं, आप लोग भी कर लेंगे। इतने गैर गुजर नहीं है आप लोग, ठीक है। यूनिवर्सिटी ने थोड़ा सा पहले लात मारा आपको, फिर धक्का दे दिया। फर्स्ट ईयर में लात मारी गई, सेकेंड ईयर में धक्का दे दिया गया आपको, पर पहुंचा गई ना थर्ड ईयर में। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पहुंच जाएंगे आप। चलिए तो यू स्टार पी यू डी एक्स, पी स्टार यू यू डी एक्स के, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए फिर थोड़ा सा बेटा हम इसको मॉडिफाई कर देते हैं। कैसे मॉडिफाई कर देते हैं देखिए, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देते हैं। कैसे मॉडिफाई कर देते हैं देखिए, इसको ऐसे लिख देते हैं, यू स्टार को अलग कर देते हैं और पी यू को एक साथ कर देते हैं। डी एक्स इज इक्वल टू किसके बताइए, इंटीग्रेशन पी स्टार यू डी एक्स। चलिए छाप दीजिए। कर सकते हैं ऐसे, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। इसको एक साथ लग दिया, यू स्टार को अलग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्टिव हो रहा है ना यार, तो किसी के साथ किसी को रख सकते हैं। एक साथ रखने से क्या होगा अभी आप समझ जाएंगे। चल फिर लिखिए इफ लैम्डा बी द आइगन वैल्यू, if lambda be the eigen value of Hermitian operator, if lambda be the eigenvalue of Hermitian operator, then क्या होगा बताइए। वेव फंक्शन बेटा हमारे पास क्या है, u है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, p u इज इक्वल टू लैम्डा u। लिख सकते हैं क्या ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। पी यू बराबर किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा यू के। लिख दीजिए पी यू बराबर लैम्डा यू के। एंड अगर इसका हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें तो P का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट P स्टार, U का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट U स्टार, लैम्डा का लैम्डा स्टार और U का U स्टार। छाप दीजिए। मतलब पी यू बराबर किसके इक्वल होगा, लैम्डा यू के, और पी स्टार यू स्टार बराबर किसके इक्वल होगा, लैम्डा स्टार यू स्टार के। ठीक है, चलिए छाप दीजिए। सो दिस इंप्लाइज दैट क्या मिलेगा बताइए। सो दिस इंप्लाइज दैट क्या मिलेगा बताइए, इंटीग्रेशन यू स्टार पी यू की जगह पर बेटा हम क्या लिख सकते हैं बताइए, लैम्डा यू डी एक्स, लैम्डा यू डी एक्स, और पी स्टार यू स्टार यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा बताओ, लैम्डा स्टार यू स्टार। कोई दिक्कत है क्या, और यहाँ क्या आ गया यू डी एक्स। अब लैम्डा देखिए आइगन वैल्यू है ना, आइगन वैल्यू है अगर तो जाहिर सी बात है इंटीग्रेशन से क्या होगी, वो फ्री होगी। इंटीग्रेशन से क्या होगी बेटा, फ्री होगी। तो उसको इंटीग्रेशन के कहाँ ले लें हम, बाहर। तो क्या मिलेगा बताइए, लैम्डा इंटीग्रेशन यू स्टार यू डी एक्स किसके इक्वल आ गया बताइए, लैम्डा स्टार इंटीग्रेशन यू स्टार यू डी एक्स के। ठीक है, और बताइए इससे ये क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया ना, और लैम्डा किसके इक्वल आ गया बेटा, लैम्डा स्टार के। और लैम्डा अगर लैम्डा स्टार के इक्वल है मतलब क्या कि लैम्डा हमारा क्या है, रियल। मुश्किल था क्या, किसी को मुश्किल लगा ये सब? कोई मुश्किल नहीं है, आसान है कि नहीं, बस एक प्रॉपर्टी याद कर लेनी है डिफिनीशन वाली। कभी भी एक बात याद कर लीजिए, किसी थ्योरी को अगर समझना हो तो एकदम बेसिक से चलना चाहिए, एकदम बेसिक पकड़ के चलिए।
शब्दों के फेर में नहीं पढ़ना चाहिए, कभी नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छी किताबों से बच्चे क्यों भागते हैं पता है? शब्द उसमें मुश्किल दिए जाते हैं, तो शब्द मुश्किल नहीं देते हैं वो। जो वर्ड के लिए मतलब समझिए पहले कि भाई एक शब्द के कई सारी मीनिंग हो सकती है ना, तो अब कहीं पर वही मीनिंग क्या हो, जैसे रिलेटिविटी है तो रिलेटिविटी में आप कांस्टेंट वर्ड यूज नहीं करते हैं, आप क्या वर्ड यूज करते हैं? इनवेरिएंट वर्ड यूज करते हैं। क्यों इनवेरिएंट वर्ड आप यूज करते हैं? क्योंकि आइंस्टीन ने कभी इनवेरिएंट वर्ड यूज किया होगा, तो आप इनवेरिएंट वर्ड यूज करते आते हैं। तो अब इनवेरिएंट का मतलब अगर कांस्टेंट आप समझ रहे हैं तो आप रिलेटिविटी की थ्योरी क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। तो शब्दों के फेर में बेटा कभी नहीं पढ़ना चाहिए, साइंस में तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। साइंस अगर आप पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े शब्द आपको क्या होंगे? मिलेंगे, पर उनके मायने क्या होंगे? आसान होंगे, उनकी मीनिंग क्या होगी? इजी होगी, है ना। तो शब्दों के फेर में बेटा कभी नहीं उलझना चाहिए, ठीक है। आसान से प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? लिख डालिए कि नहीं, लिखिए लिखिए। दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा इज रियल। दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा इज रियल। लैम्डा क्या है बेटा? रियल है। और लैम्डा रियल है तो इसका मतलब क्या है कि हर्मिशियन ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होगी बेटा? रियल होगी। छाप दीजिए, लिखिए देखिए 10 आइगन वैल्यू इन ब्रैकेट लिखेगा लैम्डा करस्पॉन्डिंग टू हर्मिशियन ऑपरेटर ब्रैकेट में लिखिए P इज रियल। रिजल्ट आपको अब याद हो जाना चाहिए। क्या रिजल्ट आज याद हुआ कि हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है? जिसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू, जिस ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी? रियल होगी, वो क्या कहलाएगा? हमारा हर्मिशियन ऑपरेटर कहलाएगा। और प्रॉपर्टी में क्या याद कर लेना है कि आइगन वैल्यू हर्मिशियन ऑपरेटर करस्पॉन्डिंग भी क्या होती है बेटा? रियल होती है। बात समझ आ गया? तो ये दो रिजल्ट आपको आज मिला और ये दोनों आप क्या कर लेंगे बेटा? याद कर लेंगे। अगली कहानी कब डिस्कस होगी बेटा? नेक्स्ट टर्न पे। बाकी दो प्रॉपर्टीज कब डिस्कस कर देंगे हम? कल, ठीक है ना। कल डिस्कस कर देंगे और कल और एक टर्न और मिला करके ये ऑपरेटर वाला चैप्टर क्या हो जाएगा? आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसको नहीं खींचेंगे, ज़्यादा समझाने लग रहे हैं इसलिए टाइम वेस्ट हो जा रहा है। इसको ज़्यादा खींचेंगे नहीं हम, क्योंकि आगे फिर पढ़ना ही है। तो एक टिकट लेके सिनेमा एक ही बार देखते हैं ना आप, 2 बार तो देखते नहीं है ना। तो क्या फ़ायदा बार बार समझाने का किसी। और पिक्चर वैसे भी बाकी है मेरे दोस्त, तो क्या टेंशन है। कैमरा ऑफ कर दो बेटा।